नमस्कार साथियों, मैं हूं कुलदीप जहांगीर। राकेश सर के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अपन बात कर रहे थे दोस्तों राजस्थान हिस्ट्री के बारे में, और राजस्थान हिस्ट्री में जो अपनी बात चल रही थी वो है गुर्जर प्रतिहारों के बारे में अपन बात कर रहे थे। पहले वाली एक ही क्लास लगी थी अभी दोस्तों अपनी गुर्जर प्रतिहारों के बारे में। गुर्जर प्रतिहारों को दोस्तों सबसे बाद में पढ़ाने का रीजन भी मैंने आपको बता दिया था क्यों है सबसे, क्योंकि इसमें कोई स्टोरी, कोई कहानी वगैरह, कोई युद्ध वगैरह नहीं होंगे, इसीलिए थोड़ा जो कम रुचि वाला जो पार्ट है वो गुर्जर प्रतिहारों का है। अभी जो शासक पढ़ेंगे दोस्तों, मैंने क्या राजस्थान हिस्ट्री पूरी कराने का जो वो रखा है ना उसको कराएंगे अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आप पढ़ाई कर ही रहे हो दोस्तों, चाहे रीट का सिलेबस हो, पटवार का सिलेबस हो, पुलिस का सिलेबस हो, ये सब चीजें दोस्तों आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें। लेकिन अपन राजस्थान पूरी हिस्ट्री की बात करेंगे यहाँ पर। जो जो दोस्तों ऑनलाइन आ चुके हैं, सबसे पहले वो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आगे बढ़ेंगे फिर उसके बाद। तो राजस्थान हिस्ट्री में अपन बात कर रहे थे गुर्जर प्रतिहारों के बारे में, और गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति तक अपनी बात हो गई थी। गुर्जर प्रतिहार कौन थे, कहाँ से आए थे, कहाँ पर इन्होंने जो अपनी शाखा डाली वो कहाँ के बने, यहाँ का संस्थापक कौन है, ये सब चीजें शायद अपन बात कर चुके थे। सभी ऑनलाइन आ गए हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए सबसे पहले आप। इसके बाद दोस्तों अपन पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहारों के बारे में। देखो, गुर्जर प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार में दोस्तों हमने गुर्जर की जो यहाँ पर जो दो शब्द दिए हुए हैं आपको दिख रहा है, गुर्जर और प्रतिहार, इनके बारे में मैंने आपको डिटेल से बात बता दी थी। गुर्जर जो है वो एक जातिवाचक शब्द या जाति सूचक शब्द नहीं है, वो है व्यक्ति सूचक शब्द नहीं है, जाति सूचक शब्द नहीं है, ये एक स्थान सूचक शब्द है। जो मैंने बताया था गुर्जर रात्रा मरुस्थल वाला क्षेत्र जो रहता है, दक्षिण पश्चिम वाला जो क्षेत्र रहता है, पश्चिम वाला जो क्षेत्र रहता है वो क्या कहलाया दोस्तों, क्या कहलाया, गुर्जरात्रा क्षेत्र कहलाया, और इसीलिए इसको गुर्जर बोला जाता है। और जो प्रतिहार है वो एक द्वारपाल से लिया गया है, इसीलिए बोला गया है भगवान राम के जो भाई थे लक्ष्मण, वो अपने आप को वंशज मानते हैं भगवान लक्ष्मण के। कौन? गुर्जर प्रतिहार, यानी कि प्रतिहार शासक जो रहे थे सबसे बड़े थे, ये मैंने आपको बता दिया था, अग्निवंशीय थे ये। चंद्रप्रदाय के अनुसार पृथ्वीराज रासो जो चंद्रप्रदाय द्वारा लिखा गया है उसके अनुसार बताया गया है प्रतिहार परमार, चालुक्य और चौहान क्या है दोस्तों, अग्निवंश है। और इसकी पुष्टि कौन करते हैं दोस्तों? मोहनोद और सूर्यमल मिश्रण भी करते हैं। ये सब बातें दोस्तों मैं पिछली क्लासों में अपन बात कर चुके हैं इनकी। ठीक है, आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैंने आपको बताया था कि जो शाखा है कौन सी, दो शाखाएं थी, मैंने आपको बताया था दो शाखाएं, मंडोर की शाखा और एक भीनमाल की शाखा। यानी कि मंडोर कहाँ पड़ता है? जोधपुर में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? जोधपुर में। और भीनमाल कहाँ पड़ता है? झालोर में पड़ता है। तो भीनमाल ने एक यात्री आया था दोस्तों, चीनी यात्री हेनसांग, और चीनी यात्री हेनसांग जैसे ही भारत यात्रा पर था तो वो यात्रा करते 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 कहाँ पहुंचा दोस्तों? भीनमाल पहुंचा। और भीनमाल पहुंचते ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, भीनमाल पहुंचा था ये तब वहां का शासक था दोस्तों नागभट्ट। और दूसरी बात, नागभट्ट को उसने भीनमाल को जो है हेनसांग ने क्या कहा? पीलोपल्ली कहा, पीलो पोलो कहा, पीलो मोलो कहा, ऐसे लिखा आएगा। मोलो भी बोलते हैं, पीलो मोलो बोलते हैं, पीलो पोलो कहा। ये सब किसने कहा दोस्तों? भीनमाल को। राजधानी किसने बताया दोस्तों? भीनमाल को बताया। किसने? हेनसांग, जो एक यात्री था, चीनी यात्री। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मैंने आपको बोला था कि अपन बात करेंगे पहले मंडोर के शासकों के बारे में, मंडोर के प्रतिहार। किसके बात करेंगे दोस्तों? मंडोर के प्रतिहार। दो प्रमुख शाखाएं थी दोस्तों, एक शाखा थी मंडोर के प्रतिहार जो है सबसे प्राचीन शाखा, सबसे क्या है ये? प्राचीन शाखा गुर्जर प्रतिहारों की सबसे प्राचीन शाखा है, और इसका वर्णन मिलता है दोस्तों नैनसिरी ख्यात में मिलता है। ठीक है, आगे बढ़े। मंडोर के शासकों की बात करें दोस्तों तो एक यहां पर शिलालेख मिला था जोधपुर में, जोधपुर में गटियाल,
क्या नाम है दोस्तों? घटियाल का शिलालेख। कौन सा शिलालेख है दोस्तों? घटियाल का शिलालेख मिलता है। कौन सा शिलालेख मिलता है दोस्तों? घटियाल का शिलालेख मिलता है। घटियाल बोलो या घटियाला बोलो, क्या शिलालेख मिलता है? कब मिलता है दोस्तों? 861 ईसा पूर्व से 831 तक। कब तक दोस्तों? 837 ईसा पूर्व से लेके 837 ईसा पूर्व से 831 861 ईस्वी तक एक शिलालेख मिला जिसका नाम तो क्या था दोस्तों? घटियाल या घटियाला भी बोलते हैं, एक ही बात है। जो कहां पर मिला दोस्तों? ये शिलालेख जोधपुर में मिला। कहां पर मिला? जोधपुर में मिला। इस शिलालेख में दोस्तों, इस शिलालेख के अनुसार अनुसार चौहान किसका? प्रतिहारों का संस्थापक किसे बताया दोस्तों? हरिश्चंद्र को बताया। किसको बताया दोस्तों? हरिश्चंद्र को जो है संस्थापक बताया। किसको बताया? हरिश्चंद्र को। किस शिलालेख के अनुसार? घटियाला का शिलालेख मिला था। कब मिला दोस्तों? 837 ईसा पूर्व से 861 ईसा पूर्व से मिला। और इसी शिलालेख की बात करेंगे दोस्तों, जो गुर्जर प्रतिहारों की सबसे ज्यादा जानकारी देता है। हरिश्चंद्र मिला, और इसका दोस्तों उपनाम भी है। किसका? हरिश्चंद्र का उपनाम क्या है? रोहिलादी। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? रोहिलादी भी बोलते हैं। यानी कि मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि मंडोर के प्रतिहार यानी कि जोधपुर का एक शिलालेख मिलता है जिसका नाम रहता है घटियाल का शिलालेख। घटियाला दोस्तों जगह का नाम है। घटियाला का शिलालेख मिलता है। यहाँ पर बहुत सारे शिलालेख मिलते हैं जिसमें दो प्रमुख शिलालेख थे। घटियाला का शिलालेख यानी कि जगह है घटियाला, जो कहाँ पड़ती है? जोधपुर में पड़ती है। घटियाला में दो शिलालेख प्राप्त हुए थे। उन शिलालेख में दोस्तों जानकारी मिलती है मंडोर के प्रतिहारों के बारे में। ठीक है, मंडोर के प्रतिहारों के बारे में जानकारी कौन देता है? घटियाला का शिलालेख। इस शिलालेख में अनुसार जो गुर्जर प्रतिहारों का संस्थापक है वो किसे बताया गया है? हरिश्चंद्र। 200 सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। 2014 की वैकेंसी में आया था। गुर्जर प्रतिहारों के जो संस्थापक है वो कौन है? नागभट्ट न मत लगा देना और रज्जिल तो बिल्कुल भी मत लगा देना दोस्तों। यहाँ पर आपको कंफ्यूज करेगा। एक रज्जिल आता है दोस्तों, इसी का बेटा रहता है दोस्तों रज्जिल। वो यहाँ का संस्थापक नहीं है। रज्जिल से दोस्तों एक शुरुआत होती है, इस वंश की शुरुआत होती है जो आगे जाके मंडोर को राजधानी बनाता है। कौन बनाता है? रज्जिल। लेकिन रज्जिल यहाँ का संस्थापक नहीं है, मूल पुरुष नहीं है, आदि पुरुष नहीं है। कौन है ये? हरिश्चंद्र है। यानी कि आप संस्थापक बोलो, मूल पुरुष बोलो, मूल पुरुष, या फिर क्या बोलो आप? आदि पुरुष। संस्थापक आदि पुरुष। तो कौन है दोस्तों? हरिश्चंद्र, जिसको क्या बोलते हैं? रोहिलादीप भी बोला जाता है। ठीक है, कंफ्यूज क्लियर है यहां तक? क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों सेकंड ग्रेड में। ठीक है, लिख लो आप इसको अभी। ठीक है दोस्तों, मिटा दूं, फिर आगे चलते हैं। ये हुई बात दोस्तों संस्थापक की। किसके? मंडोर के प्रतिहार यानी कि गुर्जर प्रतिहार है मंडोर के, उसका संस्थापक कौन है दोस्तों? हरिश्चंद्र। देखो आगे बात करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों क्या होता है कि ऐसा बताते हैं दोस्तों, देखो अब क्या होता है, यहां पर अपन बात कर रहे हैं हरिश्चंद्र की। क्या बोला मैंने हरिश्चंद्र के बारे में? हरिश्चंद्र, जिसको क्या बोला जाता है? रोहिलादी। ठीक है दोस्तों,
ऐसा बताते हैं शिलालेख में ऐसा प्राप्त होता है दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इसकी दो रानियां थी। कितनी रानियां थी दोस्तों? दो रानियां थी। लिख देता हूं, ये देखो दो रानियां, ये लिखा मैंने दो रानियां। एक रानी इधर आ जाएगी, इधर आने के बाद उस रानी का नाम बना दोस्तों, एक रानी का नाम है ब्रह्माणी, यानी कि ब्राह्मण जाति की रानी थी जिसको बोला गया ब्रह्माणी। और एक रानी कौन सी थी जल्दी से बताइए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखे। क्षत्राणी। कौन सी थी? क्षत्राणी। दो रानियां बताते हैं। घटियाला का जो शिलालेख मिलता है जोधपुर से प्राप्त होता है, दो शिलालेख प्रमुख शिलालेख मिलते हैं, तो उसमें हरिश्चंद्र को रोहिलाद्दी भी बोला गया है और दो रानियां बताई गई है। एक रानी थी ब्रह्माणी रानी और इनसे उत्पन्न संतान क्या कहलाई दोस्तों? ब्राह्मण कहलाई। लेकिन इनके बारे में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। उल्लेख इनका मिलता है दोस्तों क्षत्राणी के बारे में। क्षत्राणी में दोस्तों इस रानी का नाम था रानी भद्रा। क्या नाम था दोस्तों उस रानी का? रानी भद्रा। रानी भद्रा के बारे में उल्लेख मिलता है, यानी कि इसके जो पुत्र कहलाए, रानी भद्रा के जो पुत्र कहलाए, वो क्या कहलाए दोस्तों? क्षत्रिय कहलाए। क्या कहलाए दोस्तों? क्षत्रिय कहलाए। इसीलिए दोस्तों यहां पर जो गुर्जर प्रतिहारों को क्षत्रिय भी बोला गया है। ठीक है दोस्तों, ऊर्जा के अनुसार मैंने आपको बताया था पहले कि जो क्षत्रिय कहलाए वो यहीं से बताया गया है। इस घटियाला के शिलालेख से पता चलता है कि जो गुर्जर प्रतिहार थे वो क्षत्रिय थे, क्योंकि रानी भद्रा के जो पुत्र होंगे वो क्या कहलाएंगे दोस्तों? क्षत्रिय कहलाएंगे। अब बात कर लें कि रानी भद्री के कौन कौन से पुत्र हुए थे। ठीक है दोस्तों, देखो इधर इधर ही लिख देता हूं मैं। ऐसा करो, पहले लिख लो आप इसको, पहले लिख लो, फिर यहां पे लिख दूंगा मैं। लिख दूं? इधर ही देख लो। इसके चार पुत्र हुए। भोगभट, एक पहला था भोगभट, कद्दक, रज्जिल, और चौथे का नाम है देह। कितने पुत्र है दोस्तों? चार। एक, दो, तीन, ये चार। ये किसके पुत्र है दोस्तों? रानी पुत्र। किसके? भद्रा के। रानी भद्रा के दोस्तों चार पुत्र हुए। क्या नाम है दोस्तों चारों पुत्र का? भोगभट है, कद्दक है, रज्जिल है और देह है। ठीक है दोस्तों, इन चार पुत्रों का उल्लेख मिलता है, इन चार पुत्रों के बारे में वर्णन मिलता है। हरिश्चंद्र रोहिलाद्दी घटियाल शिलालेख प्राप्त हुआ है जोधपुर से। उस शिलालेख में इसको संस्थापक बोला गया है। कहाँ का? मंडोर के प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार जो है वहां का संस्थापक बोला गया है, रज्जिल नहीं है दोस्तों। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर रज्जिल की भी मैं बात करूंगा आगे। तो संस्थापक कौन आएगा? हरिश्चंद्र। सेकंड ग्रेड 2014 में एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, गुर्जर प्रतिहार मंडोर का शासक जो संस्थापक है वो कौन है? हरिश्चंद्र को राइट आंसर माना गया है। इसकी दो रानियों के बारे में उल्लेख मिलता है, ब्रह्माणी और क्षत्राणी। ब्रह्माणी के जो पुत्र हुए वो ब्राह्मण कहलाए और क्षत्राणी के जो पुत्र हुए वो क्षत्रिय कहलाए, यानी कि गुर्जर प्रतिहार कौन थे? क्षत्रिय थे। गुर्जर प्रतिहार के चार पुत्रों के बारे में वर्णन मिलता है। कितने पुत्रों के बारे में दोस्तों? चार पुत्रों के बारे में। कितने पुत्रों के बारे में? चार पुत्रों के बारे में। दोस्तों सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दिया करो। आप वीडियो को जो लाइक नहीं कर रहे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज, और शेयर कर दिया करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो। आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे शेयर कर दिया करो। सब ऐसे ही फेसबुक तो चलाते रहते हैं, आप बहुत बार फेसबुक ऐसे ही चलाते रहते हो। बिल्कुल छोटा सा काम है दोस्तों, शेयर करने में आपका ज्यादा टाइम खर्च नहीं होता होगा। मैं दो सेकंड खर्च होते होंगे आपको। कुछ मत लिखो, आप तो बस शेयर कर दो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है अपने ग्रुप में, परिवार में जुड़ सके और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। मैं कुछ नहीं मांग रहा हूँ दोस्तों आपसे, बिल्कुल भी। आप मेरे जैसे ही दोस्तों, मेरे जैसे स्टूडेंट हो, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ। ठीक है, मैं आपके लिए ही मेहनत कर रहा हूँ यहाँ पर। अगर कोई प्रॉब्लम होती है दोस्तों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कमेंट। आपके कमेंट में सारे कमेंट पढ़ता हूँ। कहीं दिन ऐसा हो जाता है कि मैं आपकी क्लास नहीं पढ़ पाता हूँ लाइव, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि मैं उस टाइम नहीं रहता पाऊँ, या फिर मैं फ्री नहीं रहता हूँ उस टाइम, तब ये क्लास रहती है। ठीक है, दो रानियां थी, चार पुत्र है रानी भद्रा के। कौन से पुत्र है? भोगभट, कद्दक, रज्जिल और देह। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं इन चारों के बारे में।
मिटा दूं? देखो यहां पर मैंने 4 पुत्र लिखे हैं आपको। चारों का नाम है दोस्तों भोगभट, कद्दक, रज्जिल, देह। याद कर लेना इनको। अब इनकी बात करते हैं। इन चारों ने मिलकर, किन्हें? इन चारों ने मिलकर, चारों ने मिलकर जीता किसको? मंडोर को जीता। किसको जीता दोस्तों? मंडोर को जीता। इन चारों ने मिलकर मंडोर को जीता। ठीक है दोस्तों। बाद में लेकिन ये जो 3rd नंबर का पुत्र है रज्जिल, इसका ज्यादा योगदान रहता है दोस्तों। और रज्जिल ने, क्या नाम? रज्जिल, यानी कि हरिश्चंद्र के तीसरे पुत्र रज्जिल से गुर्जर प्रतिहार की वंश की शुरुआत होती है। या आप ऐसा कह सकते हैं, या मंडोर की वंश प्रणाली प्रारंभ हुई। देखो मैंने यहां पर लिखा जो 4 पुत्र है भोगभट, कद्दक, रज्जिल और देह। दोस्तों होता क्या है, चारों ने मिलकर किसको जीता? मंडोर को जीता। लेकिन होता क्या है कि यहां से जो मेन शासक बनेगा मंडोर का, वो कौन बनेगा? तो उसका नाम आएगा दोस्तों रज्जिल। इसलिए आप दोस्तों इसको उप संस्थापक भी बोला जा सकता है, या फिर आपको वास्तविक संस्थापक भी बोला जा सकता है। ठीक है, उप संस्थापक रज्जिल को कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, कोई गाइड बुक में ऐसा लिखा हुआ नहीं है। संस्थापक के बारे में उल्लेख है जो हरिश्चंद्र को बोला गया है। चारों ने मिलकर दोस्तों किसको जीता? मंडोर को जीता। लेकिन आगे जो वंश प्रणाली बढ़ती जाएगी वो किसके वंश मिलेंगे दोस्तों? रज्जिल के वंश मिलेंगे। इन तीनों के नहीं मिले। इन तीनों का पता नहीं बाहर चले गए, जीत गए, अलग अलग राज्य दे दिए, और बाकी जो गुर्जर प्रतिहारों की वंश की प्रणाली जो प्रारंभ होगी वो रज्जिल से होगी। इसलिए मैंने लिखा हरिश्चंद्र के कौन सा पुत्र था दोस्तों? 3रे नंबर का पुत्र था। रज्जिल से गुर्जर प्रतिहारों के वंश की प्रारंभ हुआ तथा इसने जो है मंडोर की जो वंश प्रणाली है गुर्जर प्रतिहार की, उसको आगे बढ़ाया तथा अपनी राजधानी बनाया। किसको? रज्जिल ने। यहां पर लिख देता हूं रज्जिल ने राजधानी बनाई। किसको बनाई दोस्तों? मंडोर को। पहले राजधानी नहीं थी दोस्तों इनकी। क्वेश्चन आ जाता है कि अगर गुर्जर प्रतिहारों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी है दोस्तों? गुर्जर प्रतिहारों की प्रारंभिक राजधानी, तो नाम आएगा दोस्तों मंडोर। गुर्जर प्रतिहारों की प्रारंभिक राजधानी रही है मंडोर। और किसने बनाई दोस्तों ये मंडोर प्रारंभिक राजधानी? किसने बनाई? रज्जिल ने बनाई, जो किसका पुत्र था दोस्तों? हरिश्चंद्र का 3रे नंबर का पुत्र था। ठीक है दोस्तों, यह हुई बात किसकी? हरिश्चंद्र के बारे में। ठीक है, आगे अब इसको लिख लो आप, फिर आगे बात करते हैं। मिटा दो दोस्तों। ये हुई बात रज्जिल के। बहुत ही अभी तक जो बात हुई दोस्तों उनमें 3 या 4 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन यही बनता है कि संस्थापक कौन है? हरिश्चंद्र है। मंडोर को राजधानी किसने बनाया? रज्जिल ने बनाया। प्रारंभिक राजधानी कौन है? मंडोर है। कौन से अभिलेख में प्राप्त होता है, या शिलालेख या लेख में प्राप्त मिलती है ये जानकारी सभी? तो ये मिलती है दोस्तों जोधपुर के घटियाला के शिलालेख है, उसमें ये जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, कोई कंफ्यूज नहीं, आगे बढ़ूं? कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। क्लास में प्रॉब्लम हो तो बता दिया करो, नहीं हो तो आगे बढ़ने के लिए बोल दिया करो दोस्तों। ठीक है, मुझे भी ऐसा लगता है कि हाँ बिल्कुल क्लास चल रही है, रेगुलर आप पढ़ते हैं दोस्तों। जो है आपको सारी की सारी जो महत्वपूर्ण गुर्जर प्रतिहारों में सबसे बड़ा कंफ्यूज यही रहता है कि पढ़े क्या।
आप कोई सी भी बुक या कोई सी भी गाइड देख लेना दोस्तों, आपको पता ही नहीं चलेगा कि गुर्जर प्रतिहारों में राइट क्या है और कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। अथाह जानकारी दी हुई है गुर्जर प्रतिहारों के बारे में, और पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। हर किसी के लिए कुछ ना कुछ बोला गया है, हर कोई शासक बना हुआ है, हर कोई कुछ ना कुछ बोलता जा रहा है, किसी को उपाधि दी जा रही है, कुछ भी बोला जा रहा है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अपन रियल और फैक्ट की बात करेंगे, जो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। यहाँ पर गुर्जर प्रतिहारों को दोस्तों बुक से भी आप पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसे पढ़ने में, बिल्कुल भी असावधानी ऐसा नहीं होता कि आप मुझे प्रॉब्लम आ रही है पढ़ने में, नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती। बस समस्या सबसे बड़ी यही रहती है कि याद क्या करें, क्योंकि गुर्जर प्रतिहार आप बुक में देख लेना, अगर विश्वास नहीं होता तो एक बार बुक में देख लेना, कोई भी गाइड लेके आ जाना और पढ़ना एक बार, तब आपको पता चलेगा गुर्जर प्रतिहारों को पढ़े कैसे। सिर दर्द करने लग जाता है, माथा दुखने लग जाता है, समझ में नहीं आता पढ़े कैसे, वही सावधानी, उसी को थोड़ा बहुत आसान इजी बनाने के लिए दोस्तों मैंने आपको गुर्जर प्रतिहार पढ़ाना शुरू किया है, ताकि आपको याद हो सके। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही पढ़ लो आप, तो अगर इनसे बाहर कोई क्वेश्चन आ गया ना तो चैलेंज है मेरा। बस इतनी जानकारी मैं दे दूंगा दोस्तों आपको कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन उनमें से ही आ जाएगा, कोई सा भी एग्जाम हो दोस्तों। ठीक है, बात करें आगे। वैसे गुर्जर प्रतिहार जो रहते हैं बहुत कम एग्जाम है जो उनमें सिलेबस में रहता है गुर्जर प्रतिहार, नहीं तो नहीं रहता। राजा होता है या फिर 1857 की क्रांति तक, और बाकी जनजातीय आंदोलन या फिर प्रजामंडल, यही अधिकतर यही एग्जामों में सिलेबस रहता है। गुर्जर प्रतिहार बहुत कम एग्जाम होते हैं जिनमें सिलेबस रहता है। सेकंड ग्रेड में है, फर्स्ट ग्रेड में है जिनके सिलेबस आता है ये जीके, इसके बाद आरएस वगैरह में तो आता ही है। ठीक है, बात करते हैं आगे मंडोर के प्रतिहार के बारे में। तो बात हुई थी दोस्तों मंडोर के प्रतिहारों के बारे में रज्जिल तक। अब रज्जिल से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रज्जिल का एक पुत्र रहता है, दोस्तों, उसका नाम रहता है नरबट। क्या नाम रहता है दोस्तों? नरबट। नहीं पढ़ेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका जो पुत्र रहता है दोस्तों उसको पढ़ेंगे अपन, क्या नाम आएगा? नागभट। क्या नाम आएगा दोस्तों? नागभट। एक लिखा मैंने नरभट्ट नागभट्ट, बहुत कंफ्यूज रहता है दोस्तों, नरभट्ट कौन था, नागभट्ट कौन था। बहुत सी बुक में नरभट्ट को पता नहीं क्या क्या बोला गया है, कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पर अपन कंफ्यूज क्लियर कर देंगे। नरभट्ट को कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ेंगे नहीं। ये लो, मिटा दिया मैंने, ये मिटा देता हूं मैं। और मैं शासक की बात कर रहा हूं, नेक्स्ट शासक नागभट्ट। ये कभी याद मत करने लग जाना कि इसका पुत्र कौन था, इसका पुत्र कौन था। ठीक है, अब नागभट्ट की अपन बात करें। यहाँ पर नागभट्ट क्या है दोस्तों? बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था, महत्वाकांक्षी शासक, सब चाहिए था इसको, संतुष्ट नहीं था किसी भी कार्य से। महत्वाकांक्षी का मतलब ही वही रहता है, जिधर देखो आंखें जो जो देख सकती है वो पाने की चाहत, उसको बोलते हैं महत्वाकांक्षी। ठीक है दोस्तों, महत्वाकांक्षी शासक था। शासक बना कहाँ का? शासक बना कहाँ का? मंडोर का। मंडोर मतलब जोधपुर। कहाँ का शासक बना दोस्तों? मंडोर का। बात करें दोस्तों तो रज्जिल का पुत्र, क्या था दोस्तों? रज्जिल का पुत्र। ये हुई बात। और बात करें दोस्तों नागभट्ट के बारे में, तो इसने जीता, किसको जीता? मेड़ता को। कहां पड़ता है मेड़ता दोस्तों वर्तमान में? ये आपके लिए क्वेश्चन है, मेड़ता बताओ, इजी क्वेश्चन है, कहां पड़ता है मेड़ता? मेड़ता को जीता। किसने जीता दोस्तों? नागभट्ट ने। अगर ये एक आता है तो नागभट्ट प्रथम, द्वितीय नहीं आता है तो नागभट्ट। लिख दिया मैंने, लिखने का मतलब प्रथम ही होता है, और अगर द्वितीय होता है तो मैं सेकंड जरूर लगाऊंगा वहां पर। ठीक है दोस्तों, अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक था। शासक बनते ही इसने जीता किसको? मेड़ता को। किसको जीता दोस्तों? मेड़ता को। और शासक बना मंडोर का। रज्जिल का कौन था? ये पुत्र था। मेड़ता को जीते ही दोस्तों राजधानी बनाया, राजधानी बनाई। किसको बनाई दोस्तों? मेड़ता को राजधानी बनाई। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मंडोर से परिवर्तन कर दी राजधानी, क्या कौन सी बनाई दोस्तों? मेड़ता को राजधानी बनाया। किसने बनाया? नरभट्ट ने नहीं बनाया, कंफ्यूज मत होना, नरभट्ट ने नहीं बनाया था। किसने बनाई थी राजधानी दोस्तों? किसने बनाई थी? नागभट्ट ने, जो कौन था? पुत्र था रज्जिल का। इसने मेड़ता को, देखो दोनों ने बनाई, रज्जिल का पुत्र और रज्जिल ने बनाई राजधानी मंडोर, और जो है नागभट्ट ने बनाई मेड़ता को अपनी राजधानी बनाई। जीत लिया था मेड़ता को, और मेड़ता को जीतने के बाद इसको मंडोर से परिवर्तन करके राजधानी किसको बनाया? मेड़ता को बनाई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, इसके बाद और बात करें दोस्तों, एक यात्री का नाम बताया था मैंने आपको, यात्री, इधर देखो, एक यात्री था दोस्तों,
क्या नाम है यात्री का? हेनसांग। हेनसांग ने दोस्तों जो नागभट्ट है उसको क्या बोला? पेलोपल्ली। दोस्तों एक एक शासक आता है दोस्तों भीनमाल में भी, भीनमाल में भी एक शासक आता है, उसका नाम भी रहता है नागभट्ट, जो वहां का संस्थापक रहता है, कहाँ का? भीनमाल के गुर्जर प्रतिहारों का। और भीनमाल को भी दोस्तों क्या बोला जाता है? पेलोपल्ली, पीलोपोलो कहा। किसने कहा? हेनसांग ने। वो शासक क्या बताया दोस्तों? एक नाम बताया मैंने यहाँ पर हेनसांग का, जिसने पेलोपल्ली कहा है किसको? नागभट्ट को। तो दोस्तों यही कंफ्यूज रहते हैं, आप बुक में देखोगे तो नागभट्ट का नाम आता है, पेलोपल्ली किसने कहा? गुर्जर जो हेनसांग ने कहा। लेकिन दोस्तों मैं गलत मानता हूँ इसको, क्योंकि वो भीनमाल की यात्रा पर था, तो भीनमाल का शासक था नागभट्ट, तो नागभट्ट मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों, कहीं भी आपको मिल जाएगा, ऑथोरेटिक बुक में देख लेना, आप बुक में देखना, गाइड में मत देखना। जो गुर्जर प्रतिहारों का जो भीनमाल का शासक रहता है उसी को इसने पेलोपल्ली कहा था। ठीक है दोस्तों, ये नहीं लिखेंगे आप, ये ऐसे कंफ्यूज वाले क्वेश्चन थे जिनको नहीं लिखेंगे। ठीक है, गुर्जर प्रतिहारों में नाम ही अजीब अजीब है। नागभट्ट है, फिर आप कक देखोगे, तात देखोगे, कुक्कुक देखोगे, कद्दक देखोगे, ऐसे नाम है। देखो देह, देखो नाम, देखो इनके। मुझे तो ऐसा लग रहा है पहले जैसे नाम ही अच्छे अच्छे नहीं हुआ करते थे, याद ही नहीं आता होगा किसी को, बर्तन गिरा है नाम याद हो गए। ठीक है, ये बात हुई किसकी दोस्तों? नागभट्ट प्रथम की। इसको लिख लो पहले आप, फिर आगे बात करते हैं। मिटा दूं? ये बात हुई दोस्तों किसकी? नागभट्ट के बारे में। देखो नागभट्ट की बात कर रहे थे अपन, इसके पुत्र थे दोस्तों, दो पुत्र थे इसके, दो पुत्र के बारे में उल्लेख मिलता है। पहले का पुत्र का नाम था दोस्तों भोज। क्या नाम था? भोज। और दूसरे का मिला दोस्तों तात। ये बड़ा था दोस्तों, बड़ा पुत्र था ये। क्या नाम रहता है दोस्तों? भोज और तात। भोज और तात किसके पुत्र थे दोस्तों? नागभट्ट के पुत्र थे। तात की बात करें दोस्तों, शासक बना कहाँ का? मंडोर का शासक बना। शासक बना, शासक बनते ही दोस्तों ये क्या है दोस्तों? मोह माया मानता था सबको। जो इसका जीवन था ना, तात को क्या लगता था कि ये जो माहौल है, ये शासक बनना, राजगद्दी ग्रहण करना, यहाँ का सम्राट बनना, मैं जीतूंगा, ये सबको दोस्तों मोह माया मानता था। कौन? यानी कि क्षणभंगुर मानता था, कुछ समय के लिए मर जाएंगे, ऐसी बातें करता था। कुल मिला के है ना, राजगद्दी से कोई मोह नहीं था इसको। किसको? तात को। तो ये क्या करता है दोस्तों, इस लिख देता हूं यहाँ को मैं, जीवन को मोह माया माना। मोह समझ जाओगे आप, माया माना, या फिर क्षणभंगुर लिख देता हूं, क्षणभंगुर माना। राजगद्दी त्याग दी, राजगद्दी त्याग दी। किसने राजगद्दी किसने त्यागी दोस्तों? तात ने त्याग दी। शासक बनते ही दोस्तों जीवन को मोह माया समझा, क्षणभंगुर माना और राजगद्दी त्याग दी और वैराग्य धारण कर लिया। वैराग्य, वैराग्य धारण किया। किसने किया वैराग्य धारण? चला गया भाई साहब, ये तो बैठ गया, अब तो तपस्या उपस्या करनी है, अब मुझे क्या मिल जाए? मोक्ष मिल जाए और मुझे कोई ईश्वर के जो है दर्शन हो जाए, ताकि मैं तो इस जीवन को परिपूर्ण मान लूंगा। ये मुझे तो राजा वाजा बनने से कोई मतलब भी नहीं है, ये तो सब मोह माया है, फालतू की बातें, पैसा वैसा सब मोह माया है। कौन मानने लगा दोस्तों? तात। ठीक है, इसके बाद बात करें दोस्तों, शासक बनता है, उसकी बात कर लेते हैं अपन। कद्दक, कद्दक बोलो, कुक, कक, कक सॉरी कक। शासक कौन बना दोस्तों इसके बाद? कक। बहुत ही ज्ञाता था ये, दर्शन शास्त्र का ज्ञाता, दर्शन शास्त्र का ज्ञाता। दर्शन शास्त्र का ज्ञाता था। तर्कशास्त्र, तर्कशास्त्र। इसके बाद बात करें व्याकरण का ज्ञाता, व्याकरण
इन तीनों का क्या है दोस्तों, ज्ञाता था। ये इतनी सी बात मिलती है इनके बारे में दोस्तों। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों गुर्जर प्रतिहारों के मंडोर के शासकों के बारे में। सबसे पहले जो है शासक बनता है दोस्तों, हरिश्चंद्र को मूल पुरुष माना जाता है, आदि पुरुष माना जाता है, संस्थापक माना जाता है। इसके बाद दोस्तों 4 पुत्र जन्म लेते हैं जो क्षत्रिय कहलाते हैं। चारों ने जो है मिलकर किसको, मंडोर को जीत लेते हैं। मंडोर को जीतने के बाद दोस्तों उसमें से 3rd नंबर का जो पुत्र रहता है, तीसरे नंबर का पुत्र रहता है रज्जिल। रज्जिल से वंश का प्रारंभ माना जाता है कहाँ के, मंडोर का। वो बनते ही दोस्तों मंडोर को जीतने के बाद अपनी राजधानी किसको बनाता है, मंडोर को। तो गुर्जर प्रतिहारों की प्रारंभिक राजधानी कौन हुई दोस्तों, मंडोर हुई। इसके बाद नरभट्ट और नागभट्ट शासक बनते हैं। अपन बात करेंगे यहाँ पर नागभट्ट की। नागभट्ट जैसे ही शासक बनता है बहुत ही महत्वाकांक्षा रहता है, इसने युद्ध करना प्रारंभ कर दिए और ज्यादा युद्ध नहीं हुए दोस्तों, जानकारी नहीं मिलती इनके बारे में, व्यर्थ है ये सब बातें फालतू कि युद्ध के बारे में बताओ कौन कौन युद्ध लड़े थे, ऐसी चीजें नहीं आती है। इसने जीता किसको, मेड़ता को जीता और मंडोर से अपनी राजधानी क्या बनाई दोस्तों, मेड़ता बनाई। किसने बनाई, नागभट्ट ने बनाई। और दोस्तों इसके बाद बात करते हैं अपन इसके पुत्रों के बारे में। बात करी मैंने, भोज और तात जो है इसका पुत्र थे। तात बड़ा पुत्र रहता है, शासक बना किसके बाद, नागभट्ट के बाद शासक बनता है। और शासक बनते ही दोस्तों उसने जीवन को क्या माना, मोह माया समझा, क्षणभंगुर माना और अपनी राजगद्दी त्याग दी और वैराग्य धारण कर लिए। वस्त्र पहन लिए दोस्तों, भगवा धारण कर लिया और चल फिर लिया पैदल, चप्पल उप्पल भी त्याग दी, डंडा पकड़ लिया और दोस्तों वैराग्य धारण कर लिया, यानी पहाड़ी पे चल गया, तपस्या करने लग गया। ये सब किसने किया, तात ने किया। इसके बाद दोस्तों कक्ष शासक बनता है जो है तर्क शास्त्र का, दर्शन शास्त्र का और व्याकरण का बहुत बड़ा विद्वान रहता है, ज्ञाता रहता है। इन्हीं में अपना पूरा जीवन जो है दे दिया और इन्हीं में अपना कार्य करने लग गया। ठीक है, ये बात हुई। अब लिख लो आप इसका। मिटा दो दोस्तों। ये हुई बात दोस्तों कक्ष तक। अब आगे बात करेंगे दोस्तों शासक, नए शासक बनेगा जिसका नाम है शिलुक। लिख लीजिए आप, नए शासक बनता है शिलुक। देखो शिलुक क्या नाम रहता है दोस्तों, देखो नाम ही अजीब अजीब है, शिलुक। ऐसा पहले कभी आपने नाम सुना, जब मैंने मारवाड़ मेवाड़ ये सब चीजें पढ़ाई थी तो ऐसा शासक का नाम सुना कभी, शिलुक। देखो नाम ही अजीब अजीब, कक, कह, देह, नागभट्ट। नागभट्ट पता नहीं कितने आएंगे, भीनमाल में भी 2-3 नागभट्ट है, इधर भी 2-3 नागभट्ट है। नागभट्ट है, नागवंशीय जो है कहलाई है। पता है आपको नागभट्ट जो है इनका नाम क्यों रहा, क्योंकि ये अपने आप को क्या मानते थे दोस्तों, लक्ष्मण के वंशज मानते थे। किसके वंशज दोस्तों, लक्ष्मण के वंशज। और लक्ष्मण किसका अवतार है दोस्तों, नागदेव का अवतार है। यानी कि जो विष्णु भगवान के जो नाग है उनके अवतार माने जाते हैं किसको, लक्ष्मण को। तो ये अपने नाम ज्यादातर नागभट्ट के ही और उपाधि भी धारण करते हैं, नाग की उपाधि, नाग बेगम में कहलाई है। ऐसी सब चीजें क्लियर हो जाएगी दोस्तों। नागभट्ट आते ही दोस्त समझ जाना कि गुर्जर प्रतिहारों के शासक था ये। ठीक है, बात करते हैं शिलुक की। शिलुक की बात करते दोस्तों, इसने जीता या पराजित किया। शिलुक और जैसलमेर का शासक, इधर जैसलमेर की बात करते हैं, जैसलमेर। इधर देखिए दोस्तों सब जैसलमेर, जैसलमेर का शासक, शासक कौन था दोस्तों, देवराज बाटी। देवराज बाटी। जैसलमेर में ये वल्लभ मंडल देश का शासक था, वल्लभ मंडल देश का। वल्लभ मंडल देश का शासक था, जो कहां पड़ता है दोस्तों, जैसलमेर पर पड़ता है। तो आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं जैसलमेर का शासक कौन था, देवराज भाटी। और इधर जो है शिलुक कहां का शासक है, शासक बना कहां का बना दोस्तों, मंडोर का, यानी कि जोधपुर का शासक बना। और शिलुक ने दोस्तों किसको, देवराज भाटी को पराजित किया। क्या किया दोस्तों, पराजित किया। पराजित करते ही दोस्तों क्या करा, वल्लभ मंडल पर अधिकार किया, वल्लभ देश पर अधिकार किया।
ठीक है, ये बात हुई किसकी दोस्तों, शिलुक के बारे में बात हुई। ठीक है, लिख लो। और भी बात करें दोस्तों, शिलुक ने, ये जैसलमेर है, तो यहाँ पर भाटी वंश था, ये भाटी वंश। इसकी रानी थी दोस्तों, भाटी वंश की रानी। रानी का नाम था, पहला का पद्मिनी भी नाम आता है दोस्तों, पद्मिनी आपको नाम मिलेंगे, पद्मिनी और दुर्लभ रानी, दुर्लभ दे, ये रानी मिलती है। और सिलुक जो है इनसे विवाह कर लेता है। क्या कर लेता है दोस्तों, विवाह कर लेता है। और फिर से क्या होगा, जो तो पुत्र का जन्म होगा, पुत्र जन्म। क्या होगा दोस्तों, ये क्या करता है दोस्तों, जैसे ही वल्लभ देश पर अधिकार लेता है, अधिकार कर लेता है, और यहाँ भाटी वंश की दो रानियां रहती है जिसका नाम रहता है पद्मिनी, दुर्लभ। ये रानियों का उल्लेख मिलता है दोस्तों। इन रानियों से ये क्या कर लेता है, विवाह कर लेता है। और विवाह करने के बाद दोस्तों इनसे जो पुत्रों का जन्म होगा वही क्या बनेंगे दोस्तों, मंडोर के शासक भी बनेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं, पहले इसको लिख लो। मिटा दो दोस्तों। ये बात हुई दोस्तों सिलुक के बारे में। एक और शासक है, उसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद ये मंडोर खत्म हो जाएगा। नए शासक की बात करेंगे दोस्तों, शासक बनता है कुक्कक। भाटी रानी का पुत्र रहता है दोस्तों ये। कुक्कक की बात करते हैं दोस्तों, किसकी बात करेंगे, कुक्कक की। इसने निर्माण करवाया दोस्तों, ये 800, जब शासक बनता है तब समय रहता है 800 निर्माण करवाया दोस्तों मंडोर, गटियाला, गटियाला के शिलालेख का। दो शिलालेखों का निर्माण करवाया दोस्तों, किसने किसने करवाया दोस्तों, कुक्कुक ने। और कुक्कुक की बात करें दोस्तों, कहीं युद्ध लड़े होंगे तो विजय के उपलक्ष्य में, विजय के उपलक्ष्य में, उपलक्ष्य में, विजय के उपलक्ष्य में निर्माण करवाता है दोस्तों, निर्माण करवाया मंडोर। मंडोर में कहा, गटियाल में, गटियाला बोलो आप या गटियाल बोलो, गटियाला में जय स्तंभों का। आठ सौ इकसठ ईसा पूर्व में दोस्तों, 861 ईस्वी में निर्माण करवाता है दोस्तों ये मंडोर में, गटियाला में शिलालेखों का निर्माण करता है, जिसकी जानकारी मैंने आपको बता दी पहले कि शिलालेख कौन से हैं जिनके बारे में गुर्जर प्रतिहारों के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद दो शिलालेखों के बारे में निर्माण करवाता है, और विजय के उपलक्ष्य में, कुक्कक ने युद्ध लड़े, उसके विजय के उपलक्ष्य में दोस्तों निर्माण करवाता है ये मंडोर, गटियाला में किसका निर्माण करवाता है दोस्तों, जय स्तंभों का निर्माण करवाता है। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई दोस्तों। और यहाँ पर कुक्कक के बाद दोस्तों मंडोर के कोई शासक के बारे में उल्लेख नहीं मिलता है। अंतिम शासक मान सकते हैं, या फिर इसके बारे में जो शासक बने उनके ज्यादा योगदान नहीं रहा कुक्कक को दोस्तों। इसके बाद यहाँ से मंडोर शासक खत्म कर देंगे अपन। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि 12वीं सदी में, कौन सी सदी में, 12वीं सदी में, 12वीं सदी में चौहानों तथा मुस्लिमों का अधिकार हो जाता है। कुक्कक के बाद दोस्तों जो है इतिहास में इनके जो शासक बने इनके बारे में ज्यादा जानकारी, ज्यादा योगदान नहीं मिलता है। और 12वीं सदी में दोस्तों जो क्या आता है यहाँ पर, देखो राठौड़ ने भी अधिकार किया था, लेकिन 12वीं सदी तक दोस्तों है चौहान आ गए थे, फिर उसके बाद राठौड़ आए थे, तो राठौड़ ने भी अधिकार किया था। मैं बताऊंगा, आपको पता है मंडोर दहेज में दिया था, ये सब जानकारी भी बताऊंगा मैं आने वाले टाइम पे, पहले आप इसको लिख लेना। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, जो चौहान है और मुस्लिम साम्राज्य यहाँ पर अधिकार रह जाता है, और ये अपने हाथ से निकाल देता है, गुर्जर प्रतिहार यहाँ से खत्म हो जाते हैं। ठीक है, इसको लिख लो, एक दो लाइन लिखानी है नोट लगा के, फिर अपन दो क्वेश्चन की बात करेंगे, पहले इसको लिख लो।
मिटा दूं दोस्तों? देखो, नोट लगाना दोस्तों, नोट की अपन यहाँ पर बात करेंगे। बात रहती है दोस्तों 1395 में। कब की बात रहती है? 1395 ईस्वी की। 95 सही लिख देता हूँ, नहीं तो आप सही भाई सही नहीं लिखा। 1395 ईस्वी में दोस्तों क्या होता है? शासक कहाँ का? मंडोर का शासक। शासक कहाँ का दोस्तों? मंडोर का। क्या नाम रहता है शासक का? इंदा परिहार। क्या नाम रहता है दोस्तों? इंदा परिहार। इंदा लिख देता हूं मैं यहां पर। क्या नाम रहता है दोस्तों? इंदा प्रतिहार। परिहार बोलो या प्रतिहार बोलो? प्रतिहार। क्या नाम रहता है दोस्तों? इंदा प्रतिहार। ठीक है। इंदा प्रतिहार ने दोस्तों क्या करता है? ये इंदा प्रतिहार मैंने आपको बताया था ना, पूरी कहानी आपको बताई थी। इंदा प्रतिहार जैसे ही वहां का शासक रहता है, कहाँ का? मंडोर का शासक रहता है। और शासक बनने पर, ये 12वीं सदी चल रही है दोस्तों 1395 में, तो 12वीं सदी और 13वीं सदी के आसपास की बात है ये। यानी कि इसके बाद जो है वहां पर चौहानों का या फिर मुसलों का जो है वहां पर अधिकार हो जाता है। इससे पहले की बात है। शासक कौन रहता है? इंदा प्रतिहार। ये परेशान रहता है दोस्तों चौहानों से और मुस्लिमों से, या मुस्लिम आक्रमणों से बहुत परेशान रहता है। और इसको पता चलता है कि यार मेरे समकालीन जो है राठौड़ का नींव रख रहा था कौन? राव चूड़ा, जो अपने साम्राज्य को बढ़ा रहा था आगे। तो इसको पता चलता है और ये राव चूड़ा के पास देता है और राव चूड़ा की मदद लेता है और मंडोर को जीत लेता है। वापस मंडोर को ये जीत लेता है। लेकिन दोस्तों क्या करता है कि अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए अपने राव चूड़ा को जो है उसकी अपनी पुत्री से शादी करवा लेता है। और शादी होने के बाद दोस्तों मंडोर को क्या है? दहेज में दे देता है। किसको? राव चूड़ा को। तो यहाँ पर लिख देंगे छोटी सी बात, इंदा प्रतिहार। मंडोर को दहेज में दिया। किसको? किसको दिया? राव चूड़ा को। किसको दिया दोस्तों? राव चूड़ा को जो है ये मंडोर को दहेज में दे देता है राव चूड़ा को। ठीक है दोस्तों, ये बात होती है कहाँ की? मंडोर के शासकों के बारे में। राठौड़ वंश रहता है दोस्तों राव चूड़ा, और ये इसके बाद यहाँ पर राठौड़ वंश की स्थापना हो जाती है। ये 1395 ईस्वी की बात होती है। और चौहान जो है, मुस्लिम चौहान जो है, ये गुर्जर प्रतिहारों को बहुत परेशान करते हैं दोस्तों, इसीलिए मदद लेता है और मंडोर को जो है दहेज में दे देता है। किसको? राव चूड़ा को। अधिकार कर लेता है वैसे राव चूड़ा मंडोर पर, लेकिन वो वापस किसको लौटा देता है? ये इंदा इंदा प्रतिहार को वापस लौटा देता है। लेकिन वो खुश हो जाता है कि यार लेने से क्या मतलब, जब ये इतना महान शासक जो है राव चूड़ा, ये तो कभी भी जीत लेगा। तो मैं क्या करता हूँ, अपनी पुत्री का विवाह इससे करवा देता हूँ, और ताकि जो इसको सुरक्षित कर लूंगा। और यहाँ पर राठौड़ वंश की इच्छा थी उसकी कि यहाँ पर आप राठौड़ वंश की स्थापना कर दो, इससे बढ़िया तो मुस्लिमों को देंगे, इससे अच्छा है आप खुद आ जाओ यहाँ पर। तो ये क्या करता है दोस्तों? राव चूड़ा को दहेज में दे देता है। इसके बाद यहाँ पर गुर्जर प्रतिहारों का वर्चस्व जो नाम नहीं मिलता है, खत्म हो जाता है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे अपन भीलमाल के शासक। एक दो क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। अब क्या रहेगा, जो भी अपनी क्लास रहेगी ना, उस क्लास में अपन बाद में एक या दो क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं। पहले आप इसको लिख लो। सिंपल क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों अपन आज। जैसे जैसे मुझे सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे मैं पहले उनकी बात करूंगा, फिर इसके बाद आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि अपनी क्लास में क्वेश्चन आ रहे हैं ऐसे। एक दिन अपन, मेरा टारगेट क्या था दोस्तों कि अपन बिल्कुल लाइव क्लासें लगाएंगे। जिस दिन क्वेश्चन के बारे में, उस दिन अपन लाइव क्लास लगाएंगे। पूरी क्लास ऐसी लगाएंगे जिसमें क्वेश्चन की बात होगी, अब तक पढ़ाया हुआ सब कुछ उनके बारे में क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन। अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं। ठीक है दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन लिखूंगा मैं, उसका जवाब देना। आप सभी बिल्कुल ऑनलाइन है तो लाइक कर दीजिए, और अगर ऑनलाइन है तो बिल्कुल बैठ जाइए एक तरह से ऐसा कि हाँ क्वेश्चन आने वाला है। जब राव मालदेव जोधपुर की गद्दी पर बैठे, क्वेश्चन है दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है। राव मालदेव कौन है? ये जोधपुर शासक। जब राव मालदेव जब गद्दी पर बैठे, यानी कि शासक बने, गद्दी पर बैठे, तो उस समय
दिल्ली का शासक कौन था? दिल्ली का शासक, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए, जिसको आंसर पता है दोस्तों, शासक कौन था? जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। ऑप्शन लिखने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। राव मालदेव जोधपुर का शासक बनता है दोस्तों। ये वही राव मालदेव जो युद्ध भी लड़ता है शेरशाह सूरी से दोस्तों, गिगोली का युद्ध लड़ता है। ऑप्शन देता हूं मैं दोस्तों, कौन था? शेरशाह। बी ऑप्शन दे रहा हूं, हुमायूं। सी ऑप्शन लिख रहा हूं दोस्तों, बाबर। डी ऑप्शन दोस्तों, अकबर। कौन था दोस्तों? मैं वेट कर रहा हूँ आपके, जो है आप आंसर दे रहे होंगे, जल्दी जल्दी आंसर दे रहे होंगे। अपन रोज क्लास के बाद जो है 1 या 2 क्वेश्चन की बात जरूर करेंगे। अब हर जो क्लास रहेगी उसके बाद 2 क्वेश्चन की जरूर बात करेंगे। मेरा क्वेश्चन है, राव मालदेव जोधपुर का शासक बनते ही जैसे ही गद्दी पर बैठता है, शासक बनता है, उसके समकालीन दिल्ली का शासक कौन था? जल्दी से जल्दी बताइए आंसर। ए ऑप्शन है दोस्तों शेरशाह, बी है आपके हुमायूं, सी है दोस्तों बाबर, और डी है आपके अकबर। कौन सा आंसर है? मैं वेट कर रहा हूं दोस्तों आपके सभी क्वेश्चन का। ए बी सी डी, जल्दी से जल्दी बताइए। ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा। जिसने भी दोस्तों आंसर देखना, आप क्या आएगा? ए लगाया है, बिल्कुल गलत है। बी लगाया, सी लगाया, बिल्कुल गलत है। डी है, बिल्कुल गलत है। ऑब्जेक्टिव क्या आएगा दोस्तों? बी आंसर इसका आएगा। आंसर क्या आएगा? बी। क्या आंसर आएगा दोस्तों? बी। हुमायूं जो है उस टाइम के शासक रहता है और शेरशाह हुमायूं को पराजित करता है, ये भाग जाता है वहां पर। तो इसी के कारण भी दोस्तों जो है वो युद्ध होता है, क्योंकि जो कल्याणमल रहता है, मेड़ता कल्याणमल और नागौर के जो रहते हैं, वो इनको भ्रमित कर देते हैं शेरशाह को। आपको पूरी कहानी बताई थी मैंने, पूरी कहानी बताई थी कि वो तो हुमायूं का साथ दे रहा है, हुमायूं को गद्दी पे बिठाने के लिए वचन दे चुका है वो तो, वो मालदेव। इसीलिए आप तो देख लो अब आप क्या करना है आपको। इसीलिए शेरशाह सूरी जो है युद्ध करता है, ऐसी जानकारी मिलती है दोस्तों। मैंने आपको पूरी कहानी बताई थी पहले, ठीक है। एक और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, उसके बाद क्लास को खत्म करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन लिखूंगा दोस्तों, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। अपने जो एग्जाम चल रहे हैं, इजी वाले एग्जाम चल रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन भी इजी आएंगे दोस्तों। देखो क्वेश्चन क्या है, कोटा रियासत का वीर दुर्गादास राठौड़ किसे कहा गया है? किसे कहा गया है? ऑब्जेक्ट लिख रहा हूं दोस्तों मैं आपके सामने, मदन सिंह को। मदन सिंह। बी उमेद सिंह। सी झाला जालिम। या फिर डी माधो सिंह। बहुत ही इजी क्वेश्चन लिखा है दोस्तों मैंने। कोटा रियासत का वीर दुर्गादास राठौड़, वीर दुर्गादास राठौड़ हुए थे दोस्तों, किसे बोला गया है? मारवाड़ का शासक, मारवाड़ के शासक जो अजीत सिंह थे, उसके समकालीन था दोस्तों वीर दुर्गादास राठौड़। मैंने बताया था आपको, पूरी कहानी बताई थी। वीर दुर्गादास राठौड़ की तुलना इनमें से किस शासक के तौर पर की गई है? कोटा रियासत के एक शासक हुए थे दोस्तों, उन शासक की तुलना वीर दुर्गादास राठौड़ से की है। जल्दी से जल्दी आंसर बताइए जिसको पता है। मैंने कोटा रियासत पढ़ाया था आपको, वहां पर पता लगा होगा आपको कि कौन हो सकता है वीर दुर्गादास राठौड़। बिल्कुल आपके पूर्व ज्ञान का आधारित होना चाहिए। ये क्वेश्चन वही लिखेंगे जिनके बारे में मैंने पहले लिखा नहीं होगा। जो नोट में है वो क्वेश्चन नहीं लिखूंगा मैं बिल्कुल भी। क्वेश्चन में वही करेंगे अपन बात जो मैंने नहीं बताया था, ठीक है। बताइए जल्दी, मदन सिंह, उमेश सिंह, झाला जालिम सिंह या फिर माधो सिंह? जल्दी जल्दी से आंसर आने चाहिए, जल्दी बताइए दोस्तों क्या आंसर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जिसने दोस्तों जो सही आंसर बता रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए क्या आंसर आएगा दोस्तों इसका? सी, ऑप्शन सी, झाला जालिम सिंह। आंसर क्या आएगा दोस्तों? आंसर विल बी क्या आएगा? ऑप्शन सी, झाला जालिम सिंह। ठीक है दोस्तों, ये हुई बात किसकी? मंडोर के शासकों में और अपने क्वेश्चन के बारे में। ऐसे ही दोस्तों मैं 2 क्वेश्चन जरूर लिखूंगा हर क्लास के बाद। अगर आपको क्लास को अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिए प्लीज। अपने
दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपनी फैमिली को जरूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके, मेरी क्लास को देख सके। आपके लिए दोस्तों ये सब कुछ कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो अगले नेक्स्ट क्लास में अगर बात करेंगे आगे। ठीक है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।